आदरणीय साहब और बहादुर जवानों को संजय का प्रणाम। संजय ठाकुर के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम द्वारा जिन्होंने पिछले वर्ष या उससे पिछले 3 वर्ष पूर्व स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, उसका नवीनीकरण कैसे करें। क्योंकि काफ़ी सैनिकों की कॉल्स आ रही है कि उनके बच्चों का अभी तक जो रिज़ल्ट है, जो सेकंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वह अभी घोषित नहीं हुआ है, तो उसके उपरांत क्या करें। तो आइए आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट में जो इसके प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के जो इंस्ट्रक्शन है जो प्रस्तुत किए गए हैं उसमें जो इंग्लिश में है उनको हिंदी में गूगल लेंस की सहायता से कन्वर्ट करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रों ईएसएम के लिए नवीनीकरण के निर्देश। इसमें मैं आपको इसको पढ़ के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है प्रथम किस्त की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान मेरिट सूची में चयन के तुरंत बाद किया जाएगा। बाद के भुगतान के लिए छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने तक अपने प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के पूरा होने पर ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन जमा करना होगा। प्रत्येक सेमेस्टर शैक्षणिक वर्ष में 50% अंक होना अनिवार्य है। देखिए इसमें इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि प्रथम किस्त की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान मेरिट सूची के चयन के तुरंत बाद किया जाएगा। बाद के भुगतान के लिए छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने तक अपने प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के पूरा होने पर ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन जमा करना होगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पूरा होने के उपरांत जैसे पूरा हो गया तो उसके बाद इसका नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करना होता है। प्रत्येक सेमेस्टर शैक्षणिक वर्ष में 50% अंक अनिवार्य है। देखिए इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में क्या कहा गया है कि प्रत्येक सेमेस्टर में और शैक्षणिक वर्ष में बच्चे के उसमें 50% अंक आना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए पहले प्रयास में प्रत्येक सेमेस्टर वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जितने भी बच्चे के सब्जेक्ट हैं उन सभी में बच्चे को उत्तीर्ण होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि कोई छात्र किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण, देखिए इसमें बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है, किसी भी एक विषय में अनुत्तीर्ण या RA प्राप्त करता है तो उसकी छात्रवृत्ति हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया गया है। अगर कोई छात्र उसमें बीच में पढ़ाई में फेल हो जाता है या उनकी जो परसेंटेज है या एक सब्जेक्ट में वो रह जाता है तो उनकी जो छात्रवृत्ति है जो 4 वर्षों के लिए निर्धारित की हुई है वो बंद हो जाएगी। यह PMS की अगली किस्त का हकदार नहीं होगा। छात्र परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष के भीतर छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए स्पष्ट बता दिया गया है कि छात्र परिणाम घोषित होने के जैसे ही बहुत ज़्यादा पेंशनर को ये शंका है कि हमारे बच्चों के जो अभी सेकंड सेमेस्टर चले हैं तो उनके जो परिणाम घोषित नहीं हुए हैं तो वह इसी से वंचित रह जाएंगे। तो कृपया ऐसा ना सोचें। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है छात्र परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष के भीतर जैसे ही बच्चे का सेकंड सेमेस्टर का और उसका परिणाम घोषित हो जाता है तो छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए उसके बाद आपके पास 1 वर्ष का समय अतिरिक्त है। तो 1 वर्ष के समय के बीच में आप इसको नवीनीकरण करवाने के लिए डाल सकते हैं। उसमें देखिए दूसरा पैरा में लिखा है नवीनीकरण आवेदन की प्रोसेसिंग जनवरी से मई को छोड़कर पूरे वर्ष में प्राप्त होने पर की जाती है। देखिए नवीनीकरण की जो इसमें एक और इन्होंने कंडीशन रखी है। नवीनीकरण जब
होगा तो जो नवीनीकरण की जो आवेदन की जो डेट गाइडलाइन है वो जनवरी से मई को छोड़कर, जनवरी से देखिए इसके बीच में जनवरी से मई को छोड़कर पूरे वर्ष में प्राप्त होने पर की जाती है। जनवरी और मई को छोड़ के पूरे वर्ष में आप इसको डाल सकते हैं। इस अवधि में देखिए इसने स्पष्ट बता दिया, इस अवधि में जनवरी से मतलब इस अवधि में जनवरी से मई तक के दौरान पीएमएमएस कर्मचारी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए चयन और मेरिट सूची तैयार करने में व्यस्त रहते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदन की स्थिति आपके लिए लंबित दिखाई दे रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आपका आवेदन विभिन्न स्तरों, कार्यकर्ताओं यानी उपयोगकर्ता स्तर, पर्यवेक्षी स्तर और अंत में केएसबी केजेडी पीएमएसएस द्वारा प्रक्रिया में है। तो आप शांत बैठे रहें। जेडीएस पीएमएसएस द्वारा अनुमोदित होने पर छात्रों की सूची संबंधित बैंक के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया के लिए केएसबी के खाता अधिकारियों को भेजी जाती है। यदि आवेदन सभी प्रकार से ठीक पाया जाता है तो नवीनीकरण आवेदनों की प्रोसेसिंग और भुगतान आमतौर पर छात्रों से नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर 1 महीने के भीतर किया जाता है। इसलिए धैर्य रखें और नियमित अपडेट के लिए अपना ईमेल केएसबी खाता जांचें। धैर्य रखने के लिए देखो इसमें स्पष्ट बताया गया है। तीसरे पैराग्राफ में देखिए स्पष्ट लिखा है कि छात्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीएमएमएस के लिए दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जब आपने छात्रवृत्ति के लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन किया था उस वक्त जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी हुई थी उसको हमेशा आप मतलब अपडेट रखें, उसको बंद ना करवाएं। और पाठ्यक्रम पूरा होने ईमेल आईडी पाठ्यक्रम पूरा होने तक क्रियाशील रहें, मतलब उसको पाठ्यक्रम पूरा होने तक उसको वर्क में रखना है, वो बंद नहीं करना है, क्योंकि आपके आवेदन की स्थिति के बारे में सभी अलर्ट और एसएमएस दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजे जाते हैं। हालांकि किसी भी बदलाव की स्थिति में अगर मानो किसी का बदलाव हो गया तो आप इसमें आपके रिकॉर्ड को अपडेट कराने के लिए केएसबी को तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो केएसबी को ऑनलाइन इसके बारे में सूचित करें। जो छात्र पहले ही प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के लिए चयनित हो चुके हैं और वर्तमान में दूसरे या उसके बाद के वर्ष में पढ़ रहे हैं, उन्हें नए आवेदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो छात्र पहले वर्ष में पीएमएमएस के लिए चयनित हो चुके हैं और वर्तमान में दूसरे या उसके बाद के वर्ष में पढ़ रहे हैं, उन्हें नए आवेदन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्रों को केवल नवीनीकरण आवेदन के लिए आवेदन करना होगा। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि दोबारा से शुरू से जो आप जो एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं इसमें, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ नवीनीकरण मतलब रिन्यूएबल की जो एप्लीकेशन है वही इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद अगले पैरा में लिखा है जो छात्र पहले ही पीएमएसएस के लिए चयनित हो चुके हैं और वर्तमान में दूसरे या उसके बाद के वर्ष में पढ़ रहे हैं, उन्हें नए आवेदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्रों को केवल नवीनीकरण आवेदन के लिए आवेदन करना होगा। और इसके बीच में देखिए जो इसके बीच में जो अनक्षर लगेंगे उसका भी इसमें स्पष्ट बताया गया है। इसको आपको ले चलता हूँ। जैसे इसमें जब नवीनीकरण के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले इसमें लगेगा आपका जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको मैं स्क्रीनशॉट साझा कर रहा हूँ। देखिए इसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट अनक्षर 1 में लगेगा, जो डायरेक्टर साहब जो हमारे जिला सैनिक बोर्ड में बैठते हैं उनके द्वारा साइन होता है। एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट अनक्षर 2 में, एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट इसके बीच में अनक्षर 2 लगता है। सर्टिफिकेट फॉर दी आधार कार्ड लिंकिंग विद द बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट की जो उसमें लगता है। मार्कशीट ऑफ अकादमिक ईयर पास्ट, बोथ सेमेस्टर पास्ट, मतलब 2 सेमेस्टर होते हैं साल के बीच में, तो दोनों का ये सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक और कैंसिल चेक, स्टूडेंट आधार कार्ड, इतनी सी इसमें जो डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न किए जाएंगे। उसके बीच में देखिए अनक्षर 1 में फिर दोबारा से जैसे जो अनक्षर 1 में जो दिया हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट नेबल ऑफ स्कॉलरशिप यूज़ ब्लू इंक पेन ओनली, देखिए ये जो है ना ये अनक्षर 2023 और 24 के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्टूडेंट का नेम, इसमें देखिए आराम से यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और यहाँ पर कॉलेज का नेम, इस जगह पे कॉलेज का नेम, नेम ऑफ कोर्स
यहाँ पर डाल सकते हैं नेम ऑफ ब्रांच। देखिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर भरने के उपरांत कोर्स विल बी कंप्लीटेड। इसको पूरे को यहाँ पर भरने के उपरांत देखिए इसमें पूरा विवरण है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यहाँ पर पूरा भरने के उपरांत यहाँ पर राउंड स्टैंप लगाने के बाद सिग्नेचर ऑफ रब स्टैंप, सिग्नेचर ऑफ ऑफिस मस्ट बी यूज, रजिस्ट्री डिप्टी, रजिस्टर्ड डायरेक्टर डिप्टी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर साहब के सिग्नेचर होंगे। उसके उपरांत यहाँ पर एक्सर्समैन के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे। तो इसको जैसे पूरा करने के उपरांत आप अनक्सर 2 के ऊपर आते हैं। अनक्सर 2 इसमें ये डाला जाता है। अनक्सर 2 देखिए ये भी सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ये स्टूडेंट के ज़रिए यहाँ पर डाला जाता है। इसमें देखिए सर्टिफिकेट यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आएगा, सर्टिफिकेट दैट आई यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द सन ऑफ द डॉटर, यहाँ पर नंबर, रैंक और यहाँ पर नेम। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग अकादमिक ईयर यहाँ पर भर देंगे आई एम प्रेजेंटली स्टडिंग इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर्स। इसमें सेकंड ईयर में सेकंड ईयर वाले सेकंड भर देंगे। माई सिलेक्शन मेंबर अलॉटेड बाय KSB फॉर PM, सिलेक्शन का जो नंबर है यहाँ पर उसको भर देंगे। आई हैव द ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट इन द प्रीवियस इंटरव्यू, यहाँ पर ये भर के यहाँ पर डेट डाल के और यहाँ पर सिग्नेचर करके, और यहाँ पर देखिए एक्सर्समैन के सिग्नेचर, यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर। ये अनक्सर 2 आपका तैयार हो गया। उसके उपरांत ये देखिए आपका अनक्सर 3, इसमें जो अनक्सर 3 लगेगा, अनक्सर 3 का जो है रिवाइज जो 2023-24 का है, इसमें भी देखिए सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ब्रांच मैनेजर ऑफ बैंक, ये बैंक की तरफ से आपको लेना पड़ेगा। इसमें यूज़ ब्लू इंक पेन। इसके बीच में देखिए स्टूडेंट का नेम, नेम ऑफ एक्सर्समैन, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर और नेम ऑफ बैंक, ब्रांच नेम और IFSC कोड, और यहाँ पर डेट दिनांक डाल के और यहाँ पर ब्रांच मैनेजर की स्टैंप। यहाँ पर ये स्टैंप पक्का लगवाएं, ठीक है ना जी। उसके बाद ये राउंड स्टैंप भी पक्का लगवाएं। अगर कहीं देखने में आए कि बैंकों में सिर्फ राउंड स्टैंप होती है तो यहाँ भी राउंड स्टैंप लगाएं और यहाँ भी। वैसे अगर ब्रांच मैनेजर की स्टैंप मिल जाती तब तो और भी बेटर है। उसके उपरांत आप इसमें ये वाले अपने अनक्सर 3 के बाद देखिए आपका ये मार्कशीट ऑफ अकादमिक ईयर पास बोथ सेमेस्टर की, यहाँ पर दोनों सेमेस्टरों की जो अकादमिक ईयर की जो पास की जो मार्कशीट लगेगी और दोनों सेमेस्टरों की यहाँ पर लगेगी। पेज फर्स्ट पासबुक का यहाँ पर लगेगा। स्टूडेंट का जो आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा। तो ऐसा करने से आपका जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम का जो नवीनीकरण मतलब रिन्यूएबल, जिन्होंने पिछले वर्ष एक किस्त का भुगतान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो अगली किस्त के भुगतान के लिए ऐसे आप जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट पूर्ण होने चाहिए। अगर आपके बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, तो अभी उनका रिज़ल्ट आने दें। रिज़ल्ट आने के उपरांत इसका जनवरी से लेके मई तक इसको छोड़ के मई के बाद आप कभी भी इसको नेवल के लिए डाल सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रस्तुत है, उसके नवीनीकरण हेतु क्या क्या करें इसकी सूचना देने के लिए यह वीडियो प्रस्तुत किया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब वाला बटन जो है उसको दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।